बात करते हैं ओम्स लॉ की, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और एग्जाम में बहुत आता है, क्योंकि जिसका एरिया कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। इस तरीके से अगर मैं लगा देता हूँ 1, 2 और 3 रूट इसने पकड़ लिए, क्योंकि 3 अलग अलग रेजिस्टेंस है और वो पैरेलल में लगे हुए। एक ये रहा, एक ये रहा और तीसरा हमारा ये रहा। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? I स्क्वायर, करंट का स्क्वायर, R इंटू में T। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका साइंस कॉन्सेप्ट में। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और उसका वन शॉट रैपिड रिवीजन। वन शॉट रैपिड रिवीजन आपका जो 30 मिनट्स के अंदर होने वाला है, इसके अंदर हम जितने भी क्लास 10th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। ये देख लो, टॉपिक्स की लिस्ट है हमारे पास, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर और बहुत मज़ेदार लेक्चर होने वाला है। एंड तक आप बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा आता है चार्ज। देखो चार्ज क्या होता है? चार्ज एक ऐसी बेसिक यूनिट होती है ना बेटा, जिससे हमारा करंट फॉर्म होता है। बाद में क्या फॉर्म होता है? करंट फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये चार्ज जो होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं बेसिकली। एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं। एक हमारा होता है नेगेटिव चार्ज, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अगर इन चार्जेस की बात करूं तो देखो यहाँ पर मैंने आपको फोटो में दिखाया हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूट्रल क्या होता है भैया? फिर न्यूट्रल हमारा होता है ऐसा चार्ज या फिर ऐसा एलिमेंट हमारे एटम के अंदर जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं न्यूट्रल। यार मान लो एक बंदा है वो खुश रहता है तो हम बोल देंगे भाई वो पॉजिटिव रहता है, और एक जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी सा रहता है तो हम बोल देंगे वो नेगेटिव है। मगर एक जो है ना तो वो ज़्यादा खुश है ना ज़्यादा दुखी है, तो हम उसको बोल देंगे कि वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रल होता है, यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल क्वांटिटी के अंदर होता है। ठीक है, अब मैं बात करूं, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को हमारे अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट मतलब कि एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों अपने दूसरे को एक तरफ अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। सिमिलर चार्ज यानी कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि दूर भगाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ही अपने जैसे को ही देख के दूर भगाएगा, प्रोटॉन को देख के दूर भगाएगा, तो ये रिपल्शन करते हैं। अगर मैं बात करूँ SI यूनिट की, तो SI यूनिट जो होती है हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो होती है कूलम। ये बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, और इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो SI यूनिट हमारी होती है कूलम। अगर मैं बात करूं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो ये है हमारे सर्किट एलिमेंट्स। जो सर्किट एलिमेंट होते हैं वो इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत बेसिक रोल प्ले करते हैं, और हर जगह आपको ये सर्किट एलिमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी मैं सर्किट बनाऊंगा, रेजिस्टेंस बनाऊंगा, क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, और मैं बहुत जल्दी इसकी एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। उसमें मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं आपको कराऊंगा। तो उसके लिए वो सर्किट एलिमेंट है वो बहुत बेसिक चीज़ है। आपको सर्किट एलिमेंट समझ में आ गए तो आपको पूरा सर्किट समझ में आ जाएगा। सर्किट एलिमेंट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है इलेक्ट्रिक सेल। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपने सर्किट के अंदर। एक साइड होती है इसकी पॉजिटिव और एक साइड होती है इसकी नेगेटिव, और करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा फ्लो करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बैटरी की, बैटरी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इसको बोल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक, अभी मैंने बोला कि एक सेल है, और ऐसे ही क्या इसके अंदर 1, 2 और 3, क्या ऐसे 3 सेल नहीं है इसके अंदर? बोलोगे भैया बिल्कुल है इसके अंदर 3 सेल। तो 1, 2 और 3 सेल जब मिल गए यानी कि कॉम्बिनेशन बन गया। क्या बन गया? कॉम्बिनेशन। तो इसको हम बोलेंगे कि ये बैटरी है। क्या है ये? बैटरी है। अब बैटरी है, सारी चीज़ें हैं, वायर है, तो उसको चलाने के लिए हमको स्विच भी चाहिए होगा। तो ये हमारा जो होता है ये स्विच का सिंबल होता है, और ये स्विच हमारा ओपन है। तो ओपन होगा तो इस तरीके का सिंबल होगा, और जब क्लोज होगा यानी कि अगर ऑन होगा तो इस तरीके का सिंबल होगा, और अगर ऑफ होगा तो कुछ इस तरीके का सिंबल होगा। अगर मुझे किसी वायर के अंदर जॉइंट लगाना है कहीं पे, तो मैं इस तरीके का वायर जॉइंट बना के दूंगा। ठीक है, ये हमारा जॉइंट हो गया, यानी कि ये वाला वायर इस वाले वायर से हमारा यहाँ पर जॉइंट हो रखा है। ठीक है, अगर एक वायर के ऊपर कोई दूसरा वायर निकलता है तो इसको हम बोल देंगे वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, यानी कि ये और ये वायर जॉइन नहीं है मगर ऊपर से जा रहा है इसके। ठीक है, अगर कहीं इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाना है तो मैं इस तरीके की फ़ोटो का इस्तेमाल करूँगा, तो आप कंफ्यूज मत होना आगे से। अगर रेजिस्टेंस मुझे दिखाना है R, तो मैं इस तरीके के सिंबल का यूज़ करूँगा जहाँ पर भी मुझे रेजिस्टेंस दिखाना होगा, और रेजिस्टेंस होता क्या है उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर मुझे वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखाना है तो वो इस तरीके से दिखाया जाएगा। एमीटर जो कि करंट को नापता है वो इस तरीके से दिखाया जाएगा, और वोल्टामीटर जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है वो हमारा इस तरीके से
दिखाया जाएगा सर्किट के अंदर। तो ये सारे हमारे सर्किट एलिमेंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आने ही चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें आ गई तो आप कोई भी सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपनी अगली स्लाइड में। यहाँ पर हमको करंट के बारे में दे रखा है। देखो बच्चों, करंट क्या होता है इसको समझो। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। यानी कि चार्ज का जितना फ्लो टाइम के साथ हो रहा है किसी भी सर्किट के अंदर, कोई भी चार्ज अगर हमारा फ्लो हो रहा है और उसमें कुछ टाइम लग रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है। और चार्ज को अगर हमें निकालना है तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी देर में हमारे फ्लो हो गए। यानी कि ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा चार्ज निकल के आ जाता है। और उसी चार्ज को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा करंट निकल के आ जाएगा। Q हमारा होता है चार्ज फ्लोन और T इज़ द टाइम टेकन बाय द चार्ज टू फ्लो। यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू N का एक फार्मूला है, इससे भी कभी कभी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं और E जो है वो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब अगर हम 1 एम्पेयर की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है। 1 एम्पेयर डिफाइन करो, तो ये हमारे पेपर में काफ़ी बार पूछी गई है। तो देखो 1 एम्पेयर क्या होता है, फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकेंड। यानी कि एक सर्किट के एक वायर के अंदर से 1 कूलम्ब का चार्ज पर सेकेंड में कितना फ्लो हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पेयर। क्या कहते हैं, 1 एम्पेयर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। उसके बाद हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी आपको मैंने यहाँ पर फोटो दे रखी है, इसका नाम होता है एमीटर। क्या नाम होता है, एमीटर। तो जो एमीटर होता है, एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट इन द सर्किट। मैं आपको आगे भी बताऊंगा इसके सिंबल्स के अंदर। तो एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारा मेजर करने के काम आता है, क्या, करंट को। यानी कि सर्किट में कितना करंट है, 2 एम्पेयर है, 4 एम्पेयर है, कितना करंट है, वो मेजर करने के लिए एमीटर का यूज़ होता है। अब अगर मैं अगली स्लाइड पे चलूँ तो हमारा आ रहा है पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम बोल दें। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है जो किसी भी फील्ड का पोटेंशियल एक पॉइंट पे है और उसको हम महसूस कर पाते हैं। देखो आपका अपना एक पोटेंशियल होगा, आपका एक अपना पोटेंशियल होगा। आप 2 घंटे पढ़ सकते हो, 3 घंटे पढ़ सकते हो। कोई बच्चा है, कोई टॉपर बच्चा है तो वो 8 घंटे पढ़ सकता है ना। तो सबका अलग अलग एक पोटेंशियल होता है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का भी अपना एक क्या होता है, पोटेंशियल होता है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field is defined as the amount of work done required to bring the unit positive charge from infinity to that point। क्या मतलब है इसका, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो रिक्वायर है उस फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना इन्फिनिटी से दैट पॉइंट। यानी कि मान लो कि ये एक हमारी पूरी फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो हमारी पूरी प्रिपेयर हो रखी है और यहाँ पे बाकायदा मस्त एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। ठीक है। अब इस फील्ड के अंदर अगर मुझे किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब कोई बहुत दूर की जगह, वहाँ से उठा के अगर इस पॉइंट पर लेके आना है P पॉइंट पे, तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो फील्ड है ना बेटा, ये फील्ड क्या कर रही है, इसको रोकेगी या फिर इसको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है। ये इस फील्ड की प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी या तो इसका अपोज करेगी या फिर इसके फेवर में होगी। ठीक है। तो अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को उठा के ला के रख रहा हूँ इसमें, तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट में। क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे कुछ चीज़ पहुँचानी है तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो सेम उसी तरीके से हमको इस पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो इसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, अब मैं उसी पोटेंशियल का डिफरेंस बताने वाला हूँ। ठीक है। देखो अगर मान लो यहाँ पर एक फील्ड जनरेट हो रखी है पहले से ही, ठीक है, और इस फील्ड के अंदर आपको उसी चार्ज को जिसको आप पहले वहाँ पर ले आए थे, अब उसी चार्ज को आपको किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर ले जाना हो, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसके आगे, मतलब जैसे वो इधर से इस तरफ की तरफ जा रही है, तो हम बोलेंगे कि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। क्या होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, यानी कि पोटेंशियल कम होगा। ठीक है। तो अगर वो ए पॉइंट से उठकर बी पॉइंट पे जा रहा है कोई भी चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, ठीक है, मैं यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना देता हूँ। तो आप मान लो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमारा जो चार्ज है वो छोटू सा चार्ज क्या कर रहा है, यहाँ से उठ के क्या कर रहा है, यहाँ पर जा रहा है।
तो इसके अगेंस्ट जा रहा है और यहाँ पर पोटेंशियल का एक ड्रॉप हो रहा है, यानी कि यहाँ पर V का ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। तो हम इसको बोलेंगे कि भैया यहाँ पर कुछ एक पोटेंशियल था और यहाँ पर कुछ दूसरा पोटेंशियल था, तो यहाँ पर एक ड्रॉप हो गया। मान लो यहाँ पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल था और यहाँ पर 5 वोल्ट का पोटेंशियल था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, हमने पढ़ा है। तो 10 वोल्ट से 5 वोल्ट की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप आया, और ये पोटेंशियल का जो ड्रॉप है वो ड्रॉप कितना आया है, 10 से 5 का आया है, तो हम बोल देंगे कि 5 वोल्ट का ड्रॉप आया। इसी पोटेंशियल के ड्रॉप को हम बोलते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस। या फिर इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। यानी कि मैंने काम ही तो किया ना इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए। तो इसको हम बोलेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, तो हमने बोल दिया कि हमने 5 वोल्ट का वर्क डन किया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला हो जाता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। ठीक है, या फिर वर्क डन को हम Q इंटू वी भी बोल सकते हैं, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। और जो V होता है हमारा वो W अपॉन Q होता है। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर ले रिलेटेड टू पोटेंशियल, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 वोल्ट क्या होता है आखिर। देखो, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है मेजर्ड इन जूल टू मूव 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो A से B तक जाने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ा, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो 1 वोल्ट हमारा यही होता है कि कितना काम हमें करना पड़ा एक चार्ज को किसी 2 पॉइंट्स के बीच में ले जाने में, यानी कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच, यानी कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में ले जाने में हमें कितना टाइम लगा, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 1 एम्पेयर की तरह। अब ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वोल्ट होती है, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। और वोल्टेज को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, इसको हम बोलते हैं वोल्टामीटर। क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर, जिसका आपको यहाँ पर मैंने फोटो भी दिखा रखा है। इस तरीके का हमारा क्या होता है, वोल्टामीटर। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और एग्जाम में बहुत आता है। देखो, ओम्स लॉ की अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें सबसे पहले, तो यहाँ पर दिया हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। की स्टेटमेंट ये कहती है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, और उस कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जितना करंट आपका कंडक्टर से फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस जो उसके एंड्स के अक्रॉस अप्लाई हो रखा है। यानी कि अगर मैं इस कंडक्टर का एक एंड ये मानूं और एक एंड ये मानूं, तो इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है हमारा, वो इसके अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर दिखा भी रखा है कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा हमारा, उतना ज़्यादा ही करंट फ्लो यहाँ पर होगा। या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जितना पोटेंशियल उतना ज़्यादा करंट। तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब कि जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना ज़्यादा ही ये भी बढ़ेगा। इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, यहाँ पर हमारा इक्वल टू का साइन आता है और हमारा एक कांस्टेंट लग जाता है जो कि हमारा R है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल्स टू में IR, जहाँ पर V हमारा पोटेंशियल हो जाता है, I हमारा करंट हो जाता है और R हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है जो इस चीज़ को रोकता है। देखो यहाँ पर मैंने कितने अच्छे से दिखा रखा है आपको। ये वोल्टेज हो गई हमारी, ये आपका करंट हो गया जो मज़े से यहाँ पर है, और ये आपकी रेजिस्टेंस है जो इसको रोक रही है। ठीक है, और ये आपके अलग अलग तरीके के फॉर्मूले हैं जिससे आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हो, और फिर यहाँ पर पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हो जाते हैं ओम्स लॉ के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके CBSE एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। देखो, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ हमें क्या बताता है। देखो, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो हमारा V होता है वो V हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा हमारा करंट होगा। तो आप बोल रहे हो ठीक है भैया, यहाँ पर अब मैं वही चीज़ आपको ग्राफिकल फॉर्म में समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे इसका ग्राफ आप देख रहे हो कि लीनियर बन रहा है, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है और एकदम सीधा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितना यहाँ पर करंट, जितना यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि जितना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस उतना यहाँ पे करंट, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, फिर करंट बढ़ा।
फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, फिर करंट बढ़ा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ है वो एकदम लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर होता है, एकदम सीधा ग्राफ बनता है इसका। वाई एक्सिस पे हमारा यहाँ पे करंट है और एक्स एक्सिस पे हमारी वोल्टेज है। ये हमारा हो जाता है ग्राफ। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। देखो, रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेसिकली रुकावट, यानी कि करंट हमारा मस्त इस तरीके से बह रहा है और करंट को कोई आके बीच में रोक दे कि नहीं नहीं तुम्हें यहाँ पर नहीं बहना, तो ये जो रोक रहा है ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को कुछ हम इस तरीके से दिखाते हैं, जो हमारी करंट को रोकता है सर्किट के अंदर, यानी कि कम ज़्यादा करने की हेल्प यही करता है। अगर हमें करंट कहीं पर ज़्यादा करना है तो रेजिस्टेंस लगा दो और करंट को कम कर लो। ठीक है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस के कुछ फैक्टर होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। यानी कि मान लो अगर हमारे पास यहाँ पर एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो लेंथ है हमारी L, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यानी कि ये वाला एरिया ये हमारा है मान लो A। ठीक है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी ना बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के। यानी कि जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा ही रेजिस्टेंस होगा हमारे कंडक्टर का, और जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। इसका मतलब कि आप सर ये कह रहे हो कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने कहा ठीक है, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना लेंथ ज़्यादा होगा कंडक्टर का उतना ही रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पर इसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा कर दूँ और दूसरे वाले का एरिया बहुत छोटा सा ले लूँ, तो आप बोलोगे कि सर इसमें जो रेजिस्टेंस मान लो इसकी R1 है और इसकी R2 है, तो आप बोलोगे सर किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी? तो मैं बोलूँगा कि भाई इसका जो एरिया है ना वो इससे ज़्यादा है, तो हमारा रेजिस्टेंस जो R2 होगा ना वो ज़्यादा होगा R1 के मुकाबले, क्योंकि जिसका एरिया कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। इसका एरिया कम तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, इसका एरिया ज़्यादा तो इसका रेजिस्टेंस कम। सेम इसी तरीके की चीज़ हमारी लेंथ के अंदर होती है, यानी कि जो ज़्यादा लंबा होगा जिसका लेंथ कंडक्टर का उसका ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। ये जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, और जितना छोटा कंडक्टर होगा हमारा उसकी हमारी जो रेजिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है। इस तरीके से ये हमारा होता है रेजिस्टेंस। और जब इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो मैंने बताया ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के और इन्वर्सली A के, तो इसका जब हमारा साइन हटता है तो यहाँ पर एक आता है रो हमारा कांस्टेंट। मैंने बताया ना जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर एक हमारा कांस्टेंट आ जाता है, इसको हम बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं RHO रो। और रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है सर? रेजिस्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी, यानी कि कौन सा मटेरियल कैसा है। जैसे मान लो कि हमारा आयरन है तो आयरन की रेजिस्टिविटी अलग होगी, हमारा कॉपर है तो कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, हमारा एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी अलग होगी। तो ये सारी रेजिस्टिविटी हमारी क्या होती है? सबकी अलग अलग होती है, और इसको हम रो से दिखाते हैं। यानी कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। चलिए अब हम चलते हैं अगले अपने टॉपिक पे, जो है हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज़। अब अगर उसी रेजिस्टेंस को मैं सीरीज़ के अंदर लगा देता हूँ, यानी कि एक रेजिस्टेंस उसके बगल में दूसरा रेजिस्टेंस उसके बगल में तीसरा रेजिस्टेंस, इस तरीके से अगर मैं लगा देता हूँ 1 2 और 3, तो इसमें अगर आप गौर से एक चीज़ देखो तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ से इस बैटरी से करंट निकला और ये इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, और फिर दोबारा ये बैटरी में आ जा रहा है। तो मैंने बोला सही तो कह रहे हो, तो मतलब कि क्या सर इसके अंदर करंट सेम है? तो मैंने बोला हाँ। और क्या पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग जनरेट हो रहा है? मैंने बोला बिल्कुल, क्योंकि इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कुछ और, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कुछ और इसके अक्रॉस भी रेजिस्टेंस कुछ और अभी आपने ओम्स लॉ पढ़ा है कि V=2 में IR होता है। तो अगर ये डिफरेंट तो मेरे बेटा ये भी तो डिफरेंट, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंट होता है क्योंकि रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है। ठीक है। तो जो चीज़ इसके अंदर डिफरेंट होती है उसको मैंने यहाँ पर ले लिया कि भाई V नेट कितना होगा? जितना पहले के अक्रॉस पोटेंशियल, दूसरे के अक्रॉस पोटेंशियल, तीसरे के अक्रॉस पोटेंशियल।
वी नेट को हमने आई आर नेट बोल दिया, इसको बोल दिया आई आर वन, बिकॉज आर वन की वजह से ही वी वन है, इसको आई आर टू, इसको आई आर थ्री, और तीनों आई को हमने निकाल कर कॉमन कर दिया। आई से आई हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे आर नेट का फॉर्मूला आ गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यानी कि जब भी रेजिस्टेंस हमारे सीरीज़ के अंदर होंगे तो हम डायरेक्ट फार्मूलाज को ऐड कर देंगे। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट रील भी डाली है, शॉर्ट्स में आप उसको जाके देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के सारे फार्मूला 60 सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज़ का फार्मूला हो जाता है अगर रेजिस्टेंस हमारे सीरीज़ में। और एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल होता है, जो पैरेलल में लगे होते हैं। तो पैरेलल में आप देखो, पैरेलल आप चीज़ जानते हो, जैसे मान लो कि एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, तो दोनों लाइनें पैरेलल है, ये कभी भी नहीं मिलेंगी। जस्ट लाइक रेलवे ट्रैक ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये कभी भी नहीं मिलेगा ना, तो ये पैरेलल है। क्या है ये? पैरेलल है। तो सेम उसी तरीके से आप बोलोगे सर यहाँ से टुक 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 करंट हमारा गया, मगर यार यहाँ से तो हमारा इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, तीन जगह पे चला गया, 3 रूट पकड़ लिए इसने, 1 2 3। तो मैंने बोला सही कह रहे हो, 3 रूट इसने पकड़ लिए क्योंकि 3 अलग अलग रेजिस्टेंस है और वो पैरेलल में लगे हुए, एक ये रहा, एक ये रहा और तीसरा हमारा ये रहा। ठीक है, और फिर वही करंट आगे जाके मिल जाता है और फिर वो दोबारा से बैटरी के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर तो सर मेरे को समझ में आ गया, यहाँ पर करंट डिफरेंट है बट जो पोटेंशियल है वो सेम है। आप बोलोगे सर पोटेंशियल सेम कैसे, करंट तो अलग अलग जा रहा है दिख रहा है, बट पोटेंशियल सेम कैसे? तो पोटेंशियल ऐसे सेम होगा बेटा कि इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस ओम्स लॉ कुछ इस तरीके से काम करेगा, जो कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, कि सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम आ जाता है। कैसा आ जाता है? सेम आ जाता है। यही तो इसका जादू है ओम्स लॉ का। तो यहाँ पर पोटेंशियल सेम होता है और करंट हमारा डिफरेंट होता है, इस चीज़ को याद रखना। यानी कि ये अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा, ये भी ऐसे एडजस्ट करेगा, ये भी ऐसे एडजस्ट करेगा कि हमारे तीनों मिलके इस तरीके से एडजस्ट होंगे कि सबका पोटेंशियल क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। सबका पोटेंशियल। अब अगर मैं बोलूँ कि करंट यहाँ पर डिफरेंट है तो करंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो करंट का फार्मूला क्या होगा? I1 I2 I3 टोटल अगर करंट मुझे निकालना है। और देखो V का फार्मूला IR होता है ना, और तो मेरे को अगर I निकालना है तो मैं इसको बोल दूंगा V अपॉन R, है ना। तो बोलोगे सही है सर, बिल्कुल सही है। तो I टोटल को मैं बोल दूंगा V अपॉन में R, ये भी V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। ठीक है, यहाँ से V कॉमन ले लेंगे हम लोग और V से V कट जाएगा, तो 1 अपॉन RP का फॉर्मूला हो जाएगा। RP मतलब पैरेलल, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। यानी कि ये हमारा पैरेलल का फॉर्मूला हो गया। और पैरेलल का फॉर्मूला आप याद रखना कि अपोजिट होता है और सीरीज़ में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं तीनों। ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे तो बहुत लंबा तक याद रहेगा आपको। ठीक है, ये हमारा हो गया पैरेलल। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर कि वाई द डोमेस्टिक सर्किट इज़ पैरेलल नॉट इन सीरीज़। कि भाई हमारे घरों के अंदर जो सर बिजली आ रही है उसके अंदर सारे जो हमारे सर्किट होते हैं वो पैरेलल क्यों होते हैं, सीरीज़ क्यों नहीं होते? तो इसका रीज़न आज आपको पता लगने वाला है। देखो मैं क्या करने के लाया हूँ, अपनी बुक से एक स्क्रीनशॉट चुरा के लाया हूँ और उस बुक के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। देखो यहाँ पर आपके जो बल्ब्स हैं कुछ, वो 1 बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब, 4 बल्ब, ये सारे बल्ब आपके सीरीज़ में लगे हुए हैं। देखो बहुत अच्छे से, है ना। कुछ इसका रेजिस्टेंस, कुछ इसका रेजिस्टेंस, और ऐसे ही मैंने आपको सीरीज़ के बारे में बताया था, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर डेकोरेशन आर यूजुअली कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट विद 220 वोल्ट AC, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पावर सिंबल। प्लीज़ नोट दैट ऑल द बल्ब हैज़ जस्ट 1 स्विच। अब देखो आपने लड़ी देखी है, दिवाली पे हमारे घर के तो लड़ी वड़ी लगती है, तो दिवाली वाली जो लड़ियाँ होती हैं उसको आप देखोगे तो सबका एक ही स्विच होता है, यानी कि एक आपने यहाँ स्विच ऑन किया और सारी जल जाएंगी, है ना। इस तरीके से यहाँ पर भी सिस्टम वही है दिवाली वाली लड़ियों में कि सब एक ही स्विच से जल रही है। तो अगर आप सोचो कि अगर फॉर एग्जांपल एक बल्ब ये वाला ख़राब हो गया, मान लो कि ये बल्ब ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, तो क्या इससे आगे करंट पहुँच पाएगा क्या? भाई ये तो यही डैमेज हो गया, इससे आगे करंट बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि ये डैमेज है ना। तो क्या बाकी के बल्ब जल पाएंगे? बोलोगे सर नहीं जल पाएंगे। तो ये रीज़न होता है कि आपकी जब कभी लड़ी वगैरह ख़राब हो जाती है तो एक बल्ब ख़राब है तो बाकी आगे के हमारे जलेंगे ही नहीं,
क्योंकि ये सारा सीरीज सर्किट फॉलो करता है, यानी कि एक ही स्विच से पूरा ऑपरेट होता है। बट ऐसा हमारे घर में नहीं होता है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि भाई मान लो अगर करंट आया, आपके घर में बिजली आ रही है, आपका मान लो फ़ैन ख़राब हो गया, ठीक है भाई ये फ़ैन चल रहा है आपका, गुड 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 गुड, है ना, आपका ये फ़ैन ख़राब हो गया, तो क्या आपकी लाइटें ही बंद हो जाएंगी? क्या आपका टीवी भी बंद हो जाएगा? क्या आपका लैपटॉप बंद हो जाएगा? क्या आपका फ़ोन बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये सारे पैरेलल में होते हैं और हर एक का स्विच अलग होता है। देखो यहाँ पर इसका भी स्विच अलग, इसका भी स्विच अलग और इसका भी स्विच अलग, हर किसी का अलग अलग स्विच है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ का अगर ख़राब होगा तो वो उतना ही डैमेज रहेगा, पूरे में डैमेज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये पैरेलल के अंदर होते हैं डोमेस्टिक सर्किट्स। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो है इलेक्ट्रिक पावर। देखो इलेक्ट्रिक पावर जो होती है हमारी, इलेक्ट्रिक पावर इज़ द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि जितना हमारा अप्लायंसेस AC TV कूलर कितना काम कर रहा है कितने समय में, उसी को हम पावर कह देते हैं। और पावर के कुछ अलग अलग फार्मूले भी होते हैं, जैसे VI, I²R और V²/R। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको ये फार्मूले सेट करने हैं और वहाँ पर यूज़ करने हैं। इनके रेशियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं जो आपसे रेशियो सॉल्व करवाते हैं। तो आपको याद रखना है कि कहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट दे रखा है, कहाँ करंट कांस्टेंट दे रखा है, उन सारी चीज़ों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पावर में, एक टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो आप कभी भी एक चीज़ ध्यान रखो, आपके घर में आपने जितने भी हीटर वगैरह चलाए हैं या फिर आपने आयरन चलाया है, तो उसके अंदर क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट मिलके वो हो क्या रहा है? वो हीट ही तो हो रही है, हमारी जो आयरन है वो हीट ही तो हो रही है। तो इसी को हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से हीट का प्रोड्यूस होना, तो इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि ये जो हमारे हीटर्स काम करते हैं ना, इसके अंदर बिजली तो आ रही है कहीं से, और वो बिजली क्या कर रही है? इसमें गर्माहट पहुंचा रही है हमको। यहाँ पर भी क्या कर रही है? ये गर्माहट पहुंचा रही है, जिससे हम कपड़ों को इस्त्री कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेस्ड होता है हीटिंग इफेक्ट पे। किस पे? हीटिंग इफेक्ट पे। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। और इसका फार्मूला क्या होता है? I², करंट का स्क्वायर, R इंटू में T। यहाँ पर H हीट होता है, I करंट होता है, R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंसेस जो भी हम चला रहे हैं, और T इज़ द टाइम, जितने टाइम के लिए उसमें करंट जा रहा है उतनी ही हमारी हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसके भी बहुत आपके रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये पूरा लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपको अच्छा लगा, और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट्स में बताइए कि अगला लेक्चर आपको क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच।